हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू मीनाक्षीज बायो अकेडमी। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं ईयर 2017 के आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के पेपर के पीवाईक्यूज। ऑलराइट, सो अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, चलिए। सो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है। द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी इज प्रेजेंट। तो जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जहाँ पर कि एंटीजन जो होता है वो बाइंड करता है, दैट साइट इज प्रेजेंट एट द वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ लाइट एंड हैवी चेन, है ना। ये लाइट एंड हैवी चेन का दोनों का जो वेरिएबल रीजन होता है, ये मिल करके एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाता है। तो एट द वेरिएबल रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। तो जब हम यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो राइबोसोम ट्रांसलेशन करते हैं, mRNA करता है, tRNA करता है, बट स्प्लाइसियोसोम इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन, राइट। वो ट्रांसक्रिप्शन में, स्प्लाइसिंग में पार्टिसिपेट करता है। ऑल राइट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, दे स्टेन पिंक, वो पिंक स्टेन करते हैं, करेक्ट। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, दे आर मोर रेजिस्टेंट, येस, वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक के बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, तो दिस इज अगेन रॉन्ग। Cell wall of gram-negative bacteria does not contain an outer membrane. They do contain an outer membrane, जिसकी वजह से उनके अंदर they are more resistant to antibiotics. Okay. Next is the role of enzyme E. अब ये थोड़ा सा स्पेसिफिक आ गया यहाँ पे। जो आपका FAJ5174 होता है, इसके अंदर एक एंजाइम ई होता है। ये जो एंजाइम ई होता है, इसका फंक्शन जो होता है, इट्स सिमिलर टू द पेनिसिलिन, है ना। पेनिसिलिन के जैसा ही इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। मतलब कि पेनिसिलिन क्या करता है, सेल वॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, तो ये भी क्या करता है, आपका जो पेप्टिडोग्लाइकेन है उसके सिंथेसिस को रोक रहा है। तो इट ऑल्सो ब्लॉक द पेप्टिडोग्लाइकेन सिंथेसिस ऑफ द होस्ट सेल, और इस तरीके से होस्ट सेल का क्या हो जाता है, लाइसिस हो जाता है। Next question, the result of an electrophoretic separation of a mixture of these proteins, X protein, Y protein, Z protein है। इनका जो है PI की वैल्यू दी गई है 9.8, यहाँ पे ले लेते हैं 3.2, यहाँ पे ले लेते हैं हम 5.4, pH लिया गया है 5, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया गया है, PI आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू दी गई है। तो हमें पता है कि जब pH जो होता है कम होता है एंड PI जो होता है ज़्यादा होता है, उस टाइम पे क्या होता है, चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज, एंड व्हेन द pH इज हाई एंड PI इज लो, तभी क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो अभी आपको pH कितना गिवन है, pH इस केस में क्या होगा, pH जो है इट इज लेसर, PI इज हाई, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। Y के केस में अगेन क्या है, PI जो है वो कम है, pH जो है वो ज़्यादा है, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास ये रहेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक्स प्रोटीन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा pH 5 पे, तो उसका आपको जो बैंड मिलेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर हम करते हैं तो वो कहाँ पर मिलेगा, टुवर्ड्स द कैथोड, नेगेटिव के साइड में मिलेगा, नेगेटिव के पास में मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वाई का जो हमें मिलेगा एनोड के पास में मिलेगा यहाँ पर, एंड जेड जो होगा वो बीच में होगा, तो आंसर हो जाएगा ए यहाँ पर, करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस ओनली इन द प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज कपल्ड, बिल्कुल, और ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। कोडोन AUG जो होता है वो स्टार्ट सिग्नल दोनों में, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों में करता है। tRNA anticodon can bind to the two or more different codon, yes. The functional ribosome contain two subunit constructed of the proteins and RNA, दोनों के अंदर दो दो सबयूनिट होती है, लार्जर एंड स्मॉलर सबयूनिट, तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट ये वाला जो है, इसका एक आपको आई थिंक मैं 2015 या 16 में मैंने इसका एक टेबल दिया था। ये जो एंजाइम्स है जो कि इंडस्ट्रियली काम आते हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, तो ये टेबल जो है उसी के ऊपर जो है बिल्कुल बेस्ड है। तो आंसर विल बी
बी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे फाइटेज जो है वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है मिनरल अवेलेबिलिटी। ज़ैलेनियस पेपर एंड पल्प प्रोसेसिंग में यूज होता है। लैकेज डी लिग्निफिकेशन करने में यूज होता है, इसको भी पेपर इंडस्ट्री में भी हम यूज करते हैं। ब्रोमेलेन जो होता है वो ग्लूटेन कॉम्प्लेक्स का रिडक्शन करता है। तो आंसर आपका इस तरीके से बी हो जाएगा। इसमें इसने बोला है कि एल्डोल क्लीवेज ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यूजुअली जो एल्डोलेज एंजाइम होता है ग्लाइकोलिसिस में, वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या करता है, आपका क्लीवेज करता है। ठीक है, जब भी वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्लीवेज करता है तो हमें दो इक्वल कार्बन के प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट इज वन इज ग्लिसरल्डिहाइड, राइट, आपका 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गया एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हो गया। तो हमें इक्वल लेंथ के मिलते हैं। बट अगर हम उस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की जगह ग्लूकोज लेते हैं सो वी विल बी गेटिंग टू प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट लेंथ, है ना। तो क्योंकि एल्डोल क्लीवेज जो होगी, क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अलग है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, सो दिस इज वाई वहाँ पे क्लीवेज जो होगी वो अलग होगी। एंड यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें अनइक्वल कार्बन चेन लेंथ के मिलेंगे, एक 2 कार्बन का होगा, एक 4 कार्बन का होगा। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, now the natural geographical distribution of kangaroos is limited to the Australian continent. Australian continent पे क्यों है, बाकी पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं मिल रहे इतने सारे kangaroos? Abiotic factor determine the distribution? No. Dispersal is limited by accessibility to the other कॉन्टिनेंट्स। बिल्कुल, देखो क्या होता है कि वो एक उनका जो कॉन्टिनेंट था वहाँ से वो दूसरे कॉन्टिनेंट पर जा ही नहीं पाए, क्योंकि अगर हो सकता था कि वो वहाँ पर जाते तो वहाँ पर भी अडेप्ट कर लेते, बट जब वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं तो अडेप्ट कर ही नहीं पाए, राइट। कैंगरूज नॉट सिलेक्टेड हैबिटेट, हैव नॉट सिलेक्टेड हैबिटेट्स इन अदर कॉन्टिनेंट, वो सिलेक्ट तो इसीलिए नहीं कर पाए ना क्योंकि भाई वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। प्रेडेटर्स लिमिट द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेडेटर्स तो तब रोल पिक्चर में आते, रोल प्ले करते जब वो कैंगरूज वहाँ तक पहुँचते, वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, पहली चीज़ बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल बैरियर हो सकता है, राइट। चलिए, तो आंसर यहाँ पर बी है। Which of the following is not an example of adaptive defense mechanism against predation? तो सबसे पहला ऑप्शन है ब्राइट कलर ऑफ बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर। तो ब्राइट कलर ऑफ बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर, तो ब्राइट कलर तो क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट। इंसेक्ट्स दैट रिजेंबल अ स्टिक, ये प्रिडेशन से बचने का है। निकोटिन इन द टबैको प्लांट, यस। स्पाइन्स ऑन द पॉर्क्यूपिन, तो ये सभी जो हैं यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म से बचने के, एक्सेप्ट दिस ए ब्राइट कलर्स ऑफ द बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर। जो ब्राइट कलर्स हैं ये इवन प्रिडेटर को अट्रैक्ट करेंगे, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द एंट्रीज इन द ग्रुप 1 विद द ग्रुप 2। न्यूक्लियोलस का काम होता है आरएनए के सिंथेसिस का, स्फेरोजोम का काम होता है लिपिड का स्टोरेज का, पेरोक्सिसोम का ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड एंड प्लाज्मोडेस्माटा का ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो आंसर इसका हो जाएगा 4, 1, 2, 3, तो आंसर विल बी बी, ओके। चलिए, नेक्स्ट इज नाइट्रोजिनेज ऑफ डाइएज़ोट्रोफ। डाइएज़ोट्रोफ क्या कर रहे हैं, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं, ओके। सो नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम होता है ये 2 के कॉम्प्लेक्स से बना होता है। एक इसके अंदर क्या होता है, आयरन प्रोटीन होता है, दूसरा इसके अंदर क्या होता है, मोलिब्डेनम Fe प्रोटीन होता है, यूजेस 16 ATP टू रिड्यूस द नाइट्रोजन। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है और ये एक Fe प्रोटीन होता है, मोफी एंड Fe प्रोटीन होता है, दोनों मिलकर के नाइट्रोजिनेज का कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। नाइट्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स is a crucial enzyme complex in diazotrophic organisms which are microbe capable of fixing the atmospheric nitrogen in the form which can used by the living organisms. Right, so this enzyme is responsible for the biological fixation process which is essential for the nitrogen cycle. Diazotroph includes the bacteria such as Rhizobium, Azobacter, Klebsiella and Archeans. Okay, so I hope till now this is clear. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द यूकैरियोटिक सेल डिवीजन द अमाउंट ऑफ द डीएनए डबल्स। देखो, सबसे पहले हमारा G1 फेज होता है, देन हमारा S फेज होता है, देन G2 फेज होता है एंड देन आपका माइटोटिक फेज होता है एंड देन अगेन G1 फेज। तो ये जो S फेज होता है सिंथेसिस फेज, यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि बिटवीन G1 एंड G2 फेजेस ऑफ द सेल साइकिल डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, ओके। चलो,
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सिक्रीशन ऑफ FSH होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis होता है, that lead to the sudden increase in the level of LH, एंड फिर ओव्यूलेशन होता है, एंड देन ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होता है। तो सबसे पहले हम बोलेंगे फर्स्ट, थर्ड, then fifth, then second, and then fourth, and then second. तो I think answer will be this C. Okay, चलो द अब यहाँ पे हम MSQs पे आ गए हैं। द सेल इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन कंटेनिंग द सरफेस रिसेप्टर फॉर IgE एंटीबॉडीज आर बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। ओके, A and B विल बी द आंसर। दोनों ही क्या होते हैं, यहाँ पर डिग्रेन्युलेशन होता है, हिस्टामिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। Which of the following are incorrect in regulation of the tryptophan operon? Incorrect हमें बताना है। It is an example of negatively controlled repressible system. बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं कई आपको बताती हूँ, आपको मैंने पढ़ा है टोनर इज ट्रिप्टोफान ओपेरॉन नेगेटिवली रिप्रेसिएबल। उसी तरीके से हम पढ़ते हैं लोनिन लैक ओपेरॉन नेगेटिवली इंड्यूसेबल। तो क्या ये नेगेटिवली कंट्रोल रिप्रेसिबल ओपेरॉन है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये तो करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान इनएक्टिवेट द रिप्रेसर, नो इट इज अ को रिप्रेसर, वो उसको एक्टिवेट करेगा। तो हमारा एक ऑप्शन तो ये होगा आंसर में। द अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान induces the operon, the repressor bind to the operator in the presence of अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफान। बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा आंसर जो है ये वाला, तो स्टेटमेंट डी वाला सही है ना। बिल्कुल, जब ट्रिप्टोफान होता है तभी जो होता है रिप्रेसर एक्टिव होता है और जाकर के ऑपरेटर से बाइंड करता है। यहाँ पे ट्रिप्टोफान क्या इंड्यूस कर रहा है ओपेरॉन को? नहीं, वो रिप्रेस कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे B and C। चलो, which of the following organs are correctly paired with their function? Large intestine, protein digestion? No. ओरल कैविटी जो होती है वो स्टार्च का डाइजेशन कर रही है, बिल्कुल सही बात है। पेनक्रियाज जो है वो बाइल का प्रोडक्शन, एंड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फैट का डाइजेशन। तो आंसर आपसे क्या पूछा, करेक्टली पेयर्ड पूछा है, तो आंसर विल बी B and D। योर आंसर विल बी B and D हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए पहले कुछ सॉल्व कर दी हैं चीज़ें। द फ्री एनर्जी चेन जो है यहाँ पे पूछा गया है फॉर होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन, जिसमें कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज टू लैक्टेट। जब ग्लूकोज टू लैक्टेट कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे आपकी 2 ATP बनती है, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे -196 किलो जूल है, यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है। नाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP के लिए डेल जी की वैल्यू कितनी है, +30.5 किलो जूल दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि ड्यूरिंग ग्लूकोज टू लैक्टेट फर्मेंटेशन 2 ATP जो है हमारे फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक की कितनी दी हुई है, एक ATP के लिए डेल जी दिया हुआ है हमें कितना 30, तो 2 के लिए 61 किलो जूल हो जाएगा। अब अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो 61 डिवाइडेड बाय 196 जो टोटल दिया गया है इंटू 100, 31% जो आ रही है एफिशिएंसी आ रही है। तो हम बोलेंगे होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन इज ओनली 31% एनर्जी एफिशिएंट, राइट। एंड एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज 69, अभी अभी हमने सॉल्व किया, इट्स 31%। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP is 31%, yes, almost. And the process results in the loss of 31% एनर्जी, नो। यहाँ पे तो हमने एनर्जी एफिशिएंसी निकाली है ना, उसका लॉस थोड़ी ना हो रहा है। क्लियर सभी को? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आंसर विल बी A and C। चलो, बैक्टीरियल प्लाज्मेट जीन्स ऑफ नॉन क्रोमोसोमल ओरिजिन और एसोसिएटेड विद, क्या वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं? बिल्कुल। टॉक्सिक केमिकल का भी डिग्रेडेशन करते हैं? बिल्कुल। सर्टेन टॉक्सिन्स भी रिलीज करवाते हैं? बिल्कुल। जैसे कि आप कॉलिसिन्स, हम ये सब पढ़ते हैं, राइट। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर, बिल्कुल ये भी इसमें भी हेल्प करते हैं, जैसे कि F प्लाज्मिड हो गया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ABCD, ऑल फोर आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द NET क्वेश्चन।
एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन इज शोन बाय द फॉलोइंग स्कीम। एंटीजन एंटीबॉडी प्लस एंटीजन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब ये एसोसिएशन का कांस्टेंट है और ये डिसोसिएशन का कांस्टेंट है। तो हमसे यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है, तो Kd इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो ये जो कांस्टेंट है ये क्या बता रहा है कि ये दोनों जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जब अलग हो रहे हैं, है ना, तो ये वो वाला कांस्टेंट है, और जब ये दोनों जुड़ रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं, K1 इज दैट कांस्टेंट। तो हमें डिसोसिएशन पूछा गया है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, करेक्ट। तो आपको सिर्फ यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करनी है। आपको K1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आपको यहाँ पर K-1 की वैल्यू गिवन है। यू नीड टू जस्ट सॉल्व दिस। जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा, पहले आपका माइक्रोमोल में आएगा, क्योंकि हम क्या लेकर चल रहे हैं, माइक्रोमोल लेकर चल रहे हैं। आपको उसको नैनो में कन्वर्ट करना है, तो आपका आंसर जो है माइक्रोमोल में आया 4 × 10⁻³ आपने सिर्फ इसे सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इसको भी देख करके एक बार सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 1 माइक्रोमोल इज इक्वल्स टू 1000 नैनोमीटर। आपने क्या करा, इंटू 1000 कर दिया, आपका 4 नैनोमीटर आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आ जाएगा 4। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। बैक्टीरियल कल्चर की पॉपुलेशन 1000 मतलब 10⁻³ से इंक्रीज होके 1 बिलियन मतलब 10⁹ हो गई, कितने टाइम में, 5 आवर्स में। ओके, अब आपसे इसने पूछा डबलिंग टाइम कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, मिनट्स में बताना है। तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है फाइनल पॉपुलेशन साइज निकालने का। ये हमारा ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये जनरेशन टाइम निकालने का, डबलिंग टाइम निकालने का होता है। अब इन दोनों को फॉर्मूला को यूज़ करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ जनरेशन भी नहीं पता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या करा है, देखो सिंपल, यहाँ पर मैंने n की जगह T/g लिख दिया यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, T/g, n इज इक्वल्स टू T/g होता है ना, तो मैंने वो लिख दिया है। और सिंपली मैं इसी को पहले सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, इसको जब हम फाइनली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, g इज इक्वल्स टू T/log2 and T/n0। तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 डिवाइडेड log2, क्योंकि आपको आवर्स में दिया हुआ टाइम 5, log2 10⁹ डिवाइडेड बाय 10⁻³, दिस इज योर nt, दिस इज योर n0। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, 10⁻6 आया। जब आप इसको पूरा फाइनली सॉल्व करोगे तो 6 × log2 10 आ जाएगा। तो आपने इसको सॉल्व किया, 3.32 आया, इंटू आपने क्या कर दिया, 6 कर दिया। आपके पास में ये वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाय 19.92, आपका आंसर आया 0.25 आर। पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया मिनट में। आपको बच्चों यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है हर एक क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में स्पेशली। तो 0.25 × 60 करेंगे, आंसर विल बी 15 मिनट। तो आपका आंसर आ जाएगा 15 मिनट्स। आपको जो आंसर की है उसके अंदर रेंज आपकी 14 to 16 मिनट के बीच में गिवन है। ओके, चलो, सो ये इस तरीके से, ये फॉर्मूले से ही सारे, ये 2 फॉर्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, आपको Km एंड Vmax जो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो एक एंजाइम है जो कि कन्वर्जन कर रहा है किसका, पायरूवेट जो है, जो कि क्या है यहाँ पे सबस्ट्रेट है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है लैक्टेट में। ठीक है, एंजाइम कौन सा है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। तो यहाँ पे Km आपको दी गई है 1 मिलीमोलर, जिसको आपने 1000 नैनोमोल में कन्वर्ट कर लिया है। और 5 नैनोमोल Nm जो है आपको क्या दिया गया है, Vmax दिया गया है ना। आपको यहाँ पे पायरूवेट जो है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.25 mm दी गई है, इसको भी आपने Nm में कन्वर्ट कर लिया है ना, नैनो में कन्वर्ट कर लिया है। देन आपने कुछ नहीं किया, इन सभी वैल्यूज को आपने पुट किया है आपका माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है उसके अंदर, क्योंकि आपसे यहाँ पे वेलोसिटी पूछी है ऑफ द रिएक्शन विच इज कैटलाइज्ड बाय द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो आप यहाँ पे वेलोसिटी निकाल देंगे सारी वैल्यूज को पुट करके, तो आपका आंसर यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 1। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे मैंने पूरा कन्वर्जन और कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। आप आराम से वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसके अंदर बोला है कि एक डीएनए है, लीनियर डीएनए मैंने बना रखा है। उसके अंदर ई बोले तो 5 रेस्ट्रिक्शन साइट है इकोलाई की, इको R1 की, एंड 3 रेस्ट्रिक्शन साइट है बाम H1 की। तो ये मैंने बी से बाम H1 की साइट्स बना दी हैं। अब इसने बोला कि अगर हम सिर्फ डाइजेस्ट करें इको R1 से, मतलब ये बाम H1 की साइट का कोई मतलब नहीं है,
क्योंकि अभी हमसे सिर्फ क्वेश्चन में इको R1 का पूछा है, तो हमारे पास में इको R1 की 5 साइड्स हैं। जब भी हम क्लीव करेंगे तो वी विल गेट 6 फ्रेगमेंट्स। आपको कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे बच्चों? 6 फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH के लिए कितना गिवन है? 0.315। एंड फॉर H2O के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज -0.815 volt. The standard free energy for oxidation of 1 mole of NaDH by oxygen under standard condition. आपसे पूछा है कि जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी लग रही है 1 मोल ऑफ NaDH को यहाँ पर ऑक्सीडाइज करने में अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन कितना होगा। तो यहाँ पे सिंपल एक ही फॉर्मूला हम लगाएंगे, मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है। एन बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब हो रहा है कि भाई वो रिड्यूस जो होता है, ऑक्सीडाइज जो होगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। एफ फॉर द फेराडे कॉन्स्टेंट, यहाँ पे ई बोले तो आपका ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ सेल। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कैथोड में रिडक्शन ऑफ O2 जो है होगा, तो आपका कैथोड मतलब -0.815 वोल्ट हो जाएगा। एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ NaDH होगा तब, तो यहाँ पे ये आ गया आपका 0.315 वोल्ट। यहाँ से पूरा निकालने के लिए आपको ओवरऑल जो E की वैल्यू निकालने के लिए कैथोड माइनस एनोड करना है। जो आप करोगे तो आपका आंसर आएगा -1.13 वोल्ट। ये ओवरऑल जो है पोटेंशियल है सेल का। अब सारी वैल्यूज को आपको इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। जब भी हम इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर समवेयर -218 आएगा, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको की में आई गेस 217 से 19 के बीच में आंसर आना चाहिए आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ Km एंड Vmax ऑफ एन एंजाइम। Km और Vmax की वैल्यू आपको गिवन है ऑफ एन एंजाइम इज दिस। तो Km की वैल्यू 4 मिलीमोल है, इसकी 0.1 nm है, ठीक है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ 1.5 mm मोलर इनिबिटर, दिस इज द इनिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन। तो अब आप यहाँ पे Km, अब आपका पेरेंट जो आफ्टर इनिबिटर जो आ गया पेरेंट Km एंड Vmax की वैल्यू गिवन है। अगर आप Vmax की वैल्यू देख रहे हो तो दोनों में क्या है, Vmax की वैल्यू सेम है, मतलब कि क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो रहा है ना, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो रहा है। Vmax की वैल्यू जो है यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे हमसे इसने पूछा है द वैल्यू ऑफ इनिबिशन कांस्टेंट। ओके, सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको अपेरेंट Km बाय Km इज इक्वल टू 1 प्लस आई बाय Ki, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा की वैल्यू हम बेसिकली इसी से निकालते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, है ना, मतलब अल्फा की वैल्यू अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई बाय Ki होता है। तो यहाँ पे हमने इनिबिटेड बाय अनइनिबिटेड की वैल्यू लिखी है, 6/4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1.5 बाय Ki। ये सारी वैल्यूज को आपने यहाँ पर डाल दिया है। इनिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3 मिलीमोलर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास में ये जो इनिबिशन का कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 मिलीमोल, विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, next is the relationship between the log-10 molecular weight of a mixture of the protein standard and their retention factor obtained from a native page is this given below. And if the measured retention factor for a protein is with the 180 amino acid is 0.5, then the number of the identical monomer in the protein is। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने इसने नेटिव पेज किया और आपको रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू दी गई, एक रिलेशन दिया है रिटेंशन फैक्टर एंड मॉलिक्यूलर वेट का। सो यहाँ पे सारी वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने, 180 अमाइनो एसिड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेट निकाल लेंगे कि ये जो एक प्रोटीन है, रिटेंशन फैक्टर फॉर अ प्रोटीन मतलब कि 180 अमाइनो एसिड के प्रोटीन के लिए किया गया तो 0.5 आया है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर इन द प्रोटीन कितने होंगे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले 180 वाले अमाइनो एसिड का वेट निकाला, क्योंकि हमें यहाँ पे वेट का ही रिलेशन दिया गया है ना। तो 180 इंटू 110 डाल्टन जो होता है वो एवरेज एक अमाइनो एसिड का वेट होता है। तो 180 इंटू 110 तो 19.8 किलो डाल्टन मैंने डायरेक्टली कर लिया है, ठीक है। अब अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करती हूँ, जो आपको रिलेशन दिया गया है इसको हम सॉल्व करते हैं। RF की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आपने सिर्फ डाली है यहाँ पे। तो आपके पास में ये रिलेशन आ गया है log 10 molecular weight
इज इक्वल टू प्लस का 2। तो यहाँ पे इस रिलेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 10⁻², दैट इज 100 किलो डाल्टन है। तो टोटल वेट आपको 100 किलो डाल्टन आ गया। एक जो सब यूनिट का वेट है जिसका रिटेंशन फैक्टर 0.5 दिखाया गया है, दिया गया है, तो वो 19.8 आया है। अभी अभी हमने सॉल्व किया है यहाँ पर। तो इसको हम क्या करेंगे, 19.8 मतलब 20 ले लेंगे, हमारे पास में 5 सब यूनिट्स जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें एक रिलेशनशिप यहाँ पे जो है इन्होंने दिया है। If the measured retention factor for a protein with 180 amino acid is 0.5 retention factor की value, then the number of identical monomers in the protein is, right? तो कितने यहाँ पर मोनोमर होंगे? ऑल राइट, तो 100 जो है वो टोटल वेट आया है अकॉर्डिंग टू दिस रिटेंशन फैक्टर, और 180 अमाइनो एसिड का जो हमने निकाला है मॉलिक्यूलर वेट वो इतना है। तो उससे हमने टोटल नंबर ऑफ सब यूनिट्स यहाँ पर निकाल लिए हैं। ठीक है, ये जो रिलेशन गिवन था क्वेश्चन में, इससे हमने निकाला है टोटल वेट, और यहाँ पे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से एक सब यूनिट का वेट हमने निकाला है। क्लियर? तो नंबर ऑफ सब यूनिट्स वी हैव गॉट दैट इज 5। ओके, so now in next question, in a bacteria, a ribosome synthesizes 300 amino acid from mRNA in 20 seconds if the average lifetime of an mRNA is 2 minutes. mRNA का जो average lifetime है 2 minutes है, the number of ribosome that can translate a single mRNA containing 1350 nucleotides. तो यहाँ पर number of ribosome कितने, अगर mRNA का lifetime इतना है तो कितने number of ribosome लगेंगे 1350 न्यूक्लियोटाइड से बने mRNA को ट्रांसलेट करने में। ठीक है, सो यहाँ पर आपको दिया गया 20 सेकेंड में 300 अमाइनो एसिड जो है वो जोड़े जा रहे हैं। तो मतलब एक सेकेंड में जो है 15 अमाइनो एसिड ऐड कर रहे हैं। दिस इज द रेट ऑफ ट्रांसलेशन। अब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड निकालेंगे पहले हम इससे न्यूक्लियोटाइड से, तो 450 अमाइनो एसिड टोटल आ गए। अब इनको ट्रांसलेट करने में कितना टाइम लग रहा है, 30 अमाइनो एसिड पर सेकेंड जुड़ रहे हैं। तो अब हमें कितना लाइफ टाइम दिया गया है यहाँ पर 2 मिनट। 2 मिनट बोले तो 120 सेकेंड, 30 जो है यहाँ पर जो है अमाइनो एसिड पर सेकेंड जोड़े जा रहे हैं। तो 4 राइबोसोम्स जो हैं यहाँ पर टोटल आपके लगेंगे इसको ट्रांसलेट करने के लिए। तो आपका आंसर यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा दैट इज द 4 राइबोसोम्स। आई होप दिस इज क्लियर। जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सब सारे क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल एकदम बेसिक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऐसे डीप डाउन बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज भी मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब PYQ सॉल्व करेंगे यू विल सी कि कुछ ऐसे 4-5 फॉर्मूलाज, ये माइक्रोबियल आप जेनेटिक्स देख लो, माइक्रोबियल ग्रोथ देख लो आप, है ना, माइक्रोबियल काइनेटिक्स देख लो, है ना, तो उसमें सभी घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं इन्हीं फॉर्मूलाज से। तो आपको सिर्फ इन फॉर्मूलाज से किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं ये चीज़ सीखनी है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, and all the best to everyone. Thank you.